बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एजाज़ है। मुझे सऊदी अरब में काम करते हुए 7 साल हो चुके थे। जब मैं यहाँ पर आने लगा तो मेरी माँ ने मेरी एक लड़की के साथ शादी करवाई थी और मैं उसके साथ शादी करके बहुत खुश था। लेकिन अगले हफ्ते मेरी माँ ने मुझे बाहर के मुल्क जाने को कह दिया क्योंकि मेरी 3 बहनें थीं जिनकी मुझे शादी करना थी। मैं बहुत परेशान था। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। वो भी ऐसे ही रो रही थी कि जैसे मैंने वापस नहीं आना। मेरी माँ का कहना था कि साल में 2 चक्कर लगा लिया कर, लेकिन मैं काम में ऐसा उलझा और कर्ज़ों की जद में आया कि 7 साल से वापसी नहीं कर सका। और 1 साल पहले मुझे पता चला कि मेरी बीवी भी आखिर मेरा इंतज़ार करके थक चुकी है और किसी के साथ भाग गई है। तीनों बहनों की शादी भी हो गई, घर भी बन गया था और मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। मैं इनको आखिरी दफ़ा देखने भी न जा सका क्योंकि इन दिनों मुल्क में कोई वबा फैली हुई थी और हमको जाने नहीं दिया जा रहा था। इस मुल्क में रहते हुए इस मुसाफरी ज़िंदगी ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। बीवी का इंतज़ार करते करते किसी और के साथ भाग जाना एक तल्ख़ हकीकत थी, क्योंकि ऐसा ना करती तो और क्या करती। मैं 7 साल तक उसकी शक्ल भी नहीं देख सका। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। देखा जाए तो उसको यही करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत तंग आ चुका था। इस मुल्क में रहना नहीं चाहता था, लेकिन वापस जाता भी तो वहाँ ना तो कोई मुझे जानता था और ना ही मेरे हाथ में कोई काम होना था। सिर्फ मेरा एक पुराना गाँव वाला घर था जो बंद पड़ा हुआ था। उस पर भी मेरे मामू आपस में झगड़ा कर रहे थे कि ये किसके हिस्से में आएगा, क्योंकि ये मेरी अम्मी को विरासत के तौर पर मिला था। बाबा गरीब थे, वो तभी इस दुनिया से चले गए थे जब मैं बहुत छोटा था। एक दिन एक होटल में बैठा था जहाँ पर एक औरत ने गलती से मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। अरबी औरतें वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और हम जैसे मर्द तो उनको दूर दूर से ही देखकर खुश हो जाया करते हैं। लेकिन आज वो मेरे इतना करीब खड़ी थी, वो हंसने लगी और हंसते हंसते हमारी आपस में बातचीत हो गई। वो भी मेरे साथ ही बैठ गई और उसने कहा कि दरअसल उसकी सालगिरह है। मैंने उसे विश किया और उसके बाद हम लोग पार्क में भी चले गए। इस तरह हमारी दोस्ती होगी और दोस्ती काफ़ी बढ़ गई। मैंने उसे कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। उसका कहना था कि मुझे भी पाकिस्तान देखने का बहुत शौक़ है। तुम वापस नहीं जाओगे, यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस मुल्क ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मैं वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ जाके कोई भी काम कर लूँगा, अपने घर को फिर से आबाद करूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहूँगा। उसका कहना था कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, वहाँ लोग बातें करेंगे। उसने कहा कि फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी और अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। मैं एक 27 साल लड़का ही तो था और ये औरत मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी पर ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद वो मुझे पसंद कर बैठी थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। ये औरत बहुत ज़्यादा अमीर थी, खुश हो गई और कहने लगी हम वहाँ जाकर अपना घर बनाएंगे। उसको पाकिस्तान बहुत पसंद था। वो पूरा दिन पाकिस्तान की वीडियोस देखती रहती थी और पाकिस्तान खानों की बहुत बड़ी मद्दाह थी। वो तो ऐसे खुश हो गई कि जैसे किसी पाकिस्तानी औरत को कहे कि लंदन जा रहे हैं और वहाँ पर तुम्हें हर सहूलत दी जाएगी। और मुझे भी लगा कि जो मैंने इतने साल तकलीफ़ के जिए, बिलाखिर उसका अजर मिल ही गया। वो भी एक अमीर और ख़ूबसूरत हम सफ़र के रूप में। मेरी एक बीवी है जो मेरे साथ जाने को तैयार है। बस मेरी बीवी के साथ मसाला ये था कि वो अरबी में बात किया करती थी और मैं तो 7 साल से यहीं रह रहा था, इसलिए मुझे अरबी आ गई थी। मैंने सोचा ऐसा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसका कहना था कि वो संभाल लेगी और वैसे भी मेरे कौन से अपने रिश्तेदार थे। मेरी बहनें थीं जो अपने अपने घरों की हो चुकी थी। उनको मैंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर किसी औरत से शादी भी कर ली है, उसको अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हम घर को साफ़ करके रखेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे, आपका इस्तकबाल भी करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था। मेरे दिल में भी कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि माजी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अपने मुस्तकबिल और हाल के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग वापस आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी रिश्तेदार मेरे इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। वो मेरी बीवी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी बीवी का नाम माहिरा था। वो वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन जब उसने घर देखा तो थोड़ी परेशान हो गई। वो इस गाँव वाले घर में तो नहीं रहने वाली थी। 3-4 दिन तो हम वहीं पर रहे, फिर मेरी बहन अपने घरों को चली गई क्योंकि उनके बच्चे थे, शोहर थे। वो हमेशा यहाँ पर तो नहीं बैठ सकती थी। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक अच्छी सी कॉलोनी में घर ले लिया और वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपनी बीवी की हर बात मानी। उसने जैसा कहा वैसे घर को सजाया, फिर एक नौकरानी रख ली। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। मेरी बीवी उर्दू में बात करने की कोशिश करती थी, मेरे साथ तो अरबी में ही बात कर लिया करती थी। खैर से हमें चौकीदार भी ऐसा मिला जो अपनी आधी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजार कर आया था। उसके साथ भी वो अरबी में बात किया करती थी। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ।
मैंने देखा कि वो नौकरानी के साथ छत पर जा रही थी। उसे हमारे घर में काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। मैंने एक आदमी के साथ कारोबार में थोड़े बहुत पैसे लगा लिए थे। मैं वहाँ में चला जाया करता था। इस टाइम में घर पे आता था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था। वो चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ बैठकर बातें किया करूं, लेकिन वो छत पर चली गई। मुझे लगा कि कोई काम बताने गई होगी, लेकिन इतनी देर हो गई कि वो तो नीचे ही नहीं आ रही थी। उसके बाद जब नीचे आई तो नौकरानी हाँ में सर हिला रही थी कि जैसे कह रही हो कि फ़िक्र नहीं करे, सारा कुछ हो जाएगा। मेरी बीवी मुझे देखकर घबरा गई क्योंकि उसने मुझे देखा ही नहीं था। मैं घर में दाखिल हुआ, कहने लगी कि आप कब से आए हैं? मैंने कहा कि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो ऊपर क्या कर रही थी? तो वो थोड़ा घबरा गई और बोली कि दरअसल बस उसको काम समझा रही थी, ऊपर वाले हिस्से को भी साफ़ करना होता है, ये साफ़ ही नहीं करती है। मैंने कहा इतनी देर लगा दी है तुमने? तो कहने लगी कि बातों में मसरूफ़ हो गई थी। मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा वो तो अनपढ़ है, उसे तो उर्दू भी ठीक से नहीं आती है और तुमको अरबी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता, फिर तुम उसके साथ कैसे बातों में मसरूफ़ हो गई? सच कहते हैं 2 औरतों को बातें करने से ज़ुबान भी नहीं रोक सकती। मैं इस बात पर हंस पड़ा। मेरी बीवी ने भी ये बात गोल कर ली। उसने मुझे कहा कि आज मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी, आपने मुझे फ़लाँ होटल पे लेकर जाना है। मैंने वो नेट पर देखा था, मुझे उस होटल का खाना खाना है। मैंने कहा कि ठीक है। अगर मेरी बीवी अमीर नहीं होती तो कसम से मैंने बर्बाद हो जाना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना खाया करती थी। अरबी औरतों की तो बड़ी वीडियोस बनी हुई हैं कि वो ऐसा खाना खाती हैं कि जैसे पाकिस्तान की 4 औरतें भी मिलकर नहीं खा सकती। लेकिन वो थी भी इतनी खूबसूरत कि उसकी हर बात मानने का दिल किया करता था। उसके पास बहुत पैसे थे। एक दफ़ा फिर मैंने देखा कि वो नौकरानी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस दफ़ा मैं एक साइड पर हो गया कि उनकी बातें सुन सकूं, क्योंकि वो फिर से 2-3 घंटे से ऊपर ही थी। और इस दफ़ा ऐसी कौन सी बात थी जो ऊपर जाके करनी थी? छत को साफ़ करना है, ये बात तो पहले ही समझा दी गई थी। इसके अलावा और क्या बात हो सकती थी? लेकिन तब हैरान रह गया जो मेरी बीवी ने नौकरानी को काफ़ी सारे पैसे दिए। इतने तो उसकी तनख्वाह भी नहीं बनती थी। कहीं वो मेरी बीवी को पागल बना के उससे पैसे तो नहीं ले रही थी, क्योंकि नौकरानियों के तो यही काम होते हैं, अपनी मजबूरियां बताकर तनख्वाह से अलग पैसे मांगना शुरू कर देती हैं। ठीक है, बंदा थोड़े बहुत पैसे दे भी देता है, लेकिन जितने पैसे मेरी बीवी ने दिए थे ये तो बहुत ज़्यादा थे। और मेरी बीवी यहाँ की थी भी नहीं। उसे क्या पता था कि इधर की औरतें कैसी होती हैं? कहीं ये सब कुछ लुटा तो नहीं रही थी? वैसे भी पैसे खर्च करने में वो बहुत तेज़ थी और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया करती थी। उसका बहुत बड़ा कारोबार था जहाँ से उसको अभी पैसे आया करते थे। मैं अपनी बीवी को बाहर ले गया। हम गाड़ी में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। तब मैंने उसे प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो, कभी कभी लोग मजबूर होते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग जानबूझकर मजबूर बने हुए होते हैं। और आजकल यहाँ पर पाकिस्तान में नौकरानी इतने पैसे लेती है जितने किसी प्राइवेट ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट को मिलते हैं, और ये फिर एक घर में काम नहीं करती। 15-15 हज़ार रुपये में नौकरानियाँ काम कर रही हैं, कुछ तो 20,000 भी ले रही हैं। अगर 3-4 घरों में काम करती हैं तो उनके अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। मेरी बीवी ने कहा कि क्या हुआ, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जबकि हम साथ हैं, आप मेरे बारे में बात करें। मैंने कहा कि तुम उसे पैसे तो नहीं देती हो? मेरी बीवी घबरा गई और आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए बोली कि नहीं, मैं उसको पैसे तो नहीं देती हूँ, मैंने तो उसको 1 रुपया भी नहीं दिया और अभी तो उसकी तनख्वाह का टाइम भी नहीं आया। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मेरी बीवी बड़ी सफाई से मेरे साथ झूठ बोल रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बीवी कहेगी कि हाँ मैंने पैसे दिए थे, क्योंकि वो मांग रही थी और मैं उसे मना कर दूंगा कि आइंदा इस तरह नहीं करना। लेकिन वो तो साफ मुकर गई थी। उसने कहा कि मैंने भी वहाँ पर नौकर वगैरह रखे हुए थे, मुझे भी पता है कि इनको कैसे डील करते हैं। अभी उसकी तनख्वाह का दिन नहीं आया, जब उसकी तनख्वाह का दिन आएगा इसको पैसे दे दूँगी। अगर वो अच्छा काम करेगी तो 2-3 हज़ार ज़्यादा भी दे दूँगा, लेकिन इसके अलावा तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली। मैं अपनी बीवी को देख रहा था और मेरी बीवी भी मुझसे नज़रें चुरा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहती, वो नहीं बताना चाहती कि वो उसकी बातों में आ गई है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने भी कुछ नहीं कहा, ये मौजू छोड़ दिया। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे। एक दिन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, काफ़ी परेशान लग रही थी। जैसे ही मैंने पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, वो बुरी तरह चौंक पड़ी और उसने सबसे पहले फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या हो गया, इतनी परेशान होने की क्या बात थी? उसने कहा कि नहीं, बस चौंक गई। मैंने कहा किससे बात कर रही थी? तो घबरा गई और उसने कहा कि वो वहाँ कोई मसला चल रहा है, मेरा ऑफिस है ना, वहाँ मैनेजर की कॉल थी, उधर कोई प्रॉब्लम हुई है, कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, तो वो बात बता रहा था, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मैंने कहा अगर तुम कहती हो तो हम कुछ दिन के लिए चलते हैं। उसने कहा कि नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे, इतना भी कोई मसला नहीं है।
बाकी हम लोग ज़रूर जाएंगे, कभी कभी तो हमें वापस भी जाना चाहिए। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि जैसा तुम कहती हो, बहनें भी अक्सर घर आया करती थीं और पूरे ख़ानदान वाले मुझ पर रश्क किया करते कि 7 साल रह के आया, पीछे से इसकी बीवी भाग गई। लेकिन अल्लाह ने कितनी खूबसूरत और अमीर बीवी दी है, इतनी अच्छी जगह घर बनाया है, पैसे की रेल पेल है और इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। एक दिन मुझे सुबह सुबह कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हम दोनों मियाँ बीवी अपने पैसे एक अलमारी में रखा करते थे। जब जिसको चाहिए होते तो वो निकाल लिया करता और जब मुझे चाहिए होते तो मैं निकाल लेता। अभी मेरी बीवी के पैसे नहीं आए थे। इस अलमारी में सिर्फ मेरे ही पैसे पड़े थे, जिनकी हमने 20,000 रुपये की घड़ियाँ बना के रखी हुई थी। मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस मेरी जेब में थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए था। इसीलिए मैंने 2-3 हज़ार रुपये निकाले और काम पर चला गया। लेकिन जब शाम को वापस आया तो देखा कि वहाँ से 20,000 रुपये गायब थे और ये पैसे मेरे थे। इसलिए शायद मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अपने कमाए हुए पैसों के मामले में इंसान फिक्रमंद रहता है। ये पैसे कमाने के लिए ही तो वो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, इतना टाइम देता है और मुसीबतें उठाता है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने अलमारी से 20,000 रुपये लिए हैं, अचानक से तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं लिए हैं। मैंने क्या लेना था? आप देख लें, मैं तो आज बाज़ार भी नहीं गई और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमने तो बताया भी नहीं था कि तुमने आज मार्केट जाना है, फिर 20,000 रुपये कहाँ चले गए? उसने कहा कि आपको गलतफहमी हुई होगी, आपने गलती से ज़्यादा गिन लिए होंगे। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। पैसों के मामले में मर्द को कभी गलती नहीं होती और मैं एक कारोबारी बंदा था, मुझे भी गलतफहमी नहीं हुई थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा जोर ना दिया कि शायद हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो और आखिर वो मेरी बीवी थी, क्या मैं अब उससे हिसाब किताब मांगने लगता? वो भी तो अपने पैसे इसी अलमारी में रखा करती थी और कभी कभी मैं उसके पैसों से भी पैसे उठा लिया करता था। वो तो मुझे कुछ नहीं कहा करती थी, इसीलिए मैं खामोश हो गया और किचन में चला गया। किचन में जाकर पानी पीने लगा। किचन में नौकरानी फर्श पर कपड़ा मार रही थी। जब मैंने नौकरानी को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके दुपट्टे के पल्लू में नोटों की गड्डी बंधी हुई थी। गरीब औरतों की एक आदत होती है, उनको पैसे दिए जाते हैं तो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध दिया करती हैं, और उसने भी अपने दुपट्टे के पल्लू में पैसे बांध रखे थे। ये वही पैसे थे जो मेरी अलमारी से गायब थे। लेकिन क्या इसने चोरी की थी? पर मैं ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि अलमारी के अंदर कोड था जो सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को ही पता था। तो नौकरानी वैसे भी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इस कोड को डायल कर सकती, क्योंकि इसमें कुछ इंग्लिश के अल्फाज भी थे। ये एक आला किस्म की तिजोरी थी जो हम लोग सऊदी अरब से अपने साथ ही लेकर आए थे। इसका मतलब कि मेरी बीवी ने फिर से नौकरानी को पैसे दे दिए थे। ये नौकरानी शक्ल से इतनी समझदार तो नहीं लगती थी। मेरी बीवी भी तो एक कारोबारी औरत थी, सारी ज़िंदगी उसने बाहर के मुल्क में गुजारी थी। वो पढ़ी लिखी थी, वो बार बार उसकी बातों में क्यों आ रही थी? लेकिन हम किसी इंसान को पैसे कब देते हैं? या तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं, और या फिर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा होता है कि ये औरत मेरी बीवी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है। मैंने नौकरानी के बारे में पता लगाया, क्योंकि ये इसी कॉलोनी में और 2-4 घरों में भी काम करती थी। इस काम के सिलसिले में मैंने कॉलोनी के चौकीदार से बात की। उसको सब के बारे में पता होता था। उसने कहा कि अब ये नहायत ही शरीफ औरत है, इसका शौहर नशा करता है, इसके काफ़ी सारे बच्चे हैं, इसलिए मजबूरी में काम करती है। ये अच्छे ख़ानदान की औरत है। इसके बाप ने इसकी शादी ऐसे बंदे से करवा दी जो नशा करता है, तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। हमने तो कभी इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। इस कॉलोनी में ये पिछले 8 या 9 साल से काम कर रही है और 2-3 घरों में काम करती है। उन्होंने भी कभी शिकायत नहीं की है, बल्कि घर वालों को तो मैंने इसके बारे में बताया था और वो भी इसकी तारीफ़ किया करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। एक दिन मैंने बाकायदा नोटिस किया कि मेरी बीवी उस नौकरानी को घर की छत पर ले जाती थी और जब वापस आती थी तो उसको पैसे दिया करती थी। नौकरानी भी वो पैसे अपने पास रख लिया करती थी और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती थी। मेरी बीवी दूसरे मुल्क से आई थी, शायद उसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था और मुझे ही उसका ख्याल करना था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तब वो झूठ बोल दिया करती थी, इसलिए वो भी शक में आ रही थी और अपने आप को मशकूक बना रही थी। लेकिन शायद ये सब कुछ जानने का एक तरीक़ा था कि मैं उसे बताए बगैर उस पर नज़र रखता और मामले की तह तक पहुंच जाता। इससे पहले मैंने अपनी बीवी से पूछने की कोशिश की। बातों बातों में उससे पूछा कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो वो मुझे बता सकती है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। उसने कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊँगी। या तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और फिर ये बहुत ज़्यादा चालाक थी और मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैं बहुत परेशान था, मैं अपनी बीवी की जासूसी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरी बीवी मुलाजमा के साथ छत पर जाती और काफ़ी देर तक वहाँ पर उससे बातें करती रहती, जबकि मुलाजमा को अरबी भी नहीं आती थी और मेरी बीवी की उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। उसे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था। वो थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेती थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो तवील गुफ्तगू कर सकती थी। और सबसे अजीब बात तो ये कि वो नौकरानी को पैसे देती थी, वो उसे अभी तक न जाने कितने पैसे दे चुकी थी।
इतने भी किसी की मजबूरी नहीं हो सकती, और इस नौकरानी की कोई इतनी मजबूरी नहीं थी। मैंने उसके बारे में पता करवाया था। एक दिन मैं पहले ही छत पर छुप गया। मुझे पता था कि ये इसी टाइम पर दोनों छत पर आती हैं, लेकिन वो आज छत पर नहीं आ रही थी। शायद उनको पता चल गया था, या फिर आज उन्होंने ऊपर नहीं आना था। पर थोड़ी देर के बाद वो छत पर आ गई। छत के ऊपर एक छोटा सा स्टोर बना हुआ था। मैं उसकी खिड़की में खड़ा था, मुझे वो साफ नजर आ रही थी। मैं हैरान रह गया जब मैंने सामने का मंजर देखा। वो नौकरानी मेरी बीवी से अजीब लहजे में बात कर रही थी। बीवी जी, आपने खुद ही तो सब कुछ किया है, और अब आप कहती हैं कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं बता दूंगी सबको। नौकरानी एक ही बात बार बार करती थी और बोलने से ज़्यादा इशारों से काम ले रही थी। उसने मेरी बीवी को कुछ दिखाने की कोशिश भी की। ये तो याद है ना आपको, फ़ोन के अंदर कोई चीज़ दिखा रही थी, लेकिन दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन का रुख मेरी तरफ नहीं था। मेरी बीवी उसके कदमों में बैठ गई और उसके पाँव पकड़ लिए। मैं हैरान रह गया। मेरा दिल किया कि मैं अभी भी सामने आ जाऊं और उसको तो सीधा करूं। ये मेरी बीवी के साथ ऐसी क्या बात कर रही है? तो वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि नौकरानी के कदमों में बैठ के उससे भीख मांग रही है। मेरी बीवी ने फिर से उसको पैसे दिए। उसने कहा कि नीचे चलो, मैं तुम्हें नीचे अलमारी से पैसे निकाल कर देती हूँ। जब वो घर से चली गई और मेरी बीवी कमरे में आई तो मैं चुपके से घर में दाखिल हुआ और हॉल में आकर बैठ गया। मुझे अचानक देखकर मेरी बीवी काफ़ी परेशान हो गई। मैंने कहा, क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो? उसने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी बीवी को कहा कि देखो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे बताओ कि क्या बात है। मेरी बीवी फिर से परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ तो सही। तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं क्या करूँगी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा कि मुझे पूरी बात तो बता दो। तो मेरी बीवी ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि सऊदी अरब में मेरा शौहर था जिससे मेरी शादी हुई थी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया था, और उसके पास मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, और जब तुमने कहा कि शादी करनी होगी तो मैं फ़ौरन मान गई थी, और अपना कारोबार और घर छोड़कर मैं तुम्हारे साथ आ गई, क्योंकि मुझे उससे भी बहुत डर लगता था। वो इतना ख़तरनाक इंसान है कि मेरे पीछे पीछे यहाँ पर चला आया। एक दिन तुम घर पर नहीं थे जब वो घर में दाखिल हो गया, और उसने मुझे बहुत डराने की कोशिश की। नौकरानी ने वो सब कुछ देख लिया और अपने फ़ोन में वीडियो भी बना ली। उस शख्स को तो किसी तरह मैंने पैसे देकर यहाँ से भेज दिया, लेकिन मैं नौकरानी के हाथों ब्लैकमेल होने लगी। उसने कहा कि तुम्हें सब कुछ वो बता देगी और तुम मुझे घर से निकाल दोगे। फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो मेरे लिए बैठा होगा, क्योंकि उसे मेरे घर का भी पता है। मुझे कहीं भी तलाश कर लेगा। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे पाकिस्तान भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए ये हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझसे पैसे ले लेती है। मैं कहती हूँ कि मुझे वीडियो दे दो, लेकिन वो वीडियो भी नहीं देती और पैसे भी ले रही है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की है, बस तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बीवी रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और काफ़ी परेशान हो गया। जब उसे होश आया तो तब वो डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अब किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना, और अब वो जब घर पर आए तो मुझे बताना, मैं उसको सीधा करूँगा। वो घर पर आई तो मैंने पुलिस को पहले ही बुलवा लिया था, और पुलिस ने उससे मोबाइल ले लिया और मैंने मोबाइल में से वीडियो डिलीट करके फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। पुलिस ने उसे छोड़ ही देना है, लेकिन उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अपनी बीवी को कहा कि आइंदा कोई भी बात हो तुमने सबसे पहले मुझे बताना। इतनी ज़्यादा टेंशन और तकलीफ़ काटने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम्हारा वो साबिक़ा शौहर अगर ये दोबारा वापस आया तो मैं उसे भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर मैं शेर हूँ। यहाँ पर मुझसे बड़ा कोई ख़तरनाक आदमी नहीं है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो नौकरानी भी मौका परस्त थी। उसने देखा कि ये औरत बाहर से आई है, इसे यहाँ पर ज़्यादा लोगों का पता नहीं है। उसने मेरी बीवी को इस्तेमाल किया और उसे बहुत डराया। यहाँ के मर्द औरतों की गलती माफ़ नहीं करते हैं और इसी बात पर तलाक देकर घर से निकाल देते हैं, और वो मेरी बीवी को इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया। उसको कॉलोनी के सारे लोगों ने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि सबको उसके बारे में पता चल गया था। मैंने अपनी बीवी का साथ दिया और वो फिर से किसी फूल की तरह खिल गई। उसके सर से सारी टेंशन उतर गई। अब वो मुझे हर बात बताती है, मेरे साथ रहती है। मैं बहुत खुश हूँ और वो माँ बनने वाली है। मैंने उसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सबको भी ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की कोई बात हो तो बीवी को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने शौहर को बताए, क्योंकि जब अपने शौहर को नहीं बताती तो वो शौहर की नज़रों में भी मशकूक बन जाती हैं और उसकी ज़िंदगी में और मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और बेहतरीन राजदार होते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए और हर बात एक दूसरे को बतानी चाहिए, तो फिर मसाइल कम बनते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए,
अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।